promise you the secrets of the universe, nothing more. So there's some secrets out there that the universe don't know about? Kay! There is no Kay. He's been dead for over 40 years. What? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं मैन इन ब्लैक पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे 2012 में रिलीज़ किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मैन इन ब्लैक 3 की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि इस पार्ट में आपको टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा, जो कि इस मूवी को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हमें चांद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे MIB द्वारा बनाई गई एक जेल होती है और यहाँ पे MIB के खतरनाक एलियन कैदियों को रखा गया होता है। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो अपने हाथ में एक केक लेकर के अंदर जा रही होती है। तभी गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे पूरी तरह से चेक करने के बाद अंदर जाने देते हैं। वो लड़की यहाँ पे एक एलियन से मिलने आई होती है जिसका नाम बोरिस होता है, जो कि एक बोग्लोडाइट एलियन होता है और ये अपनी प्रजाति का आखिरी बचा एलियन होता है। जिसके बाद वो लड़की उससे मिलती है, जिसके बाद बोरिस वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड को उस केक को काटने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड उस केक को हाथ लगाता है, उसमें से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आता है और वो उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो कीड़ा बोरिस के ऊपर लगी सभी हथकड़ियों को खोल देता है, जिससे बोरिस आज़ाद हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो कीड़ा बोरिस की ही बॉडी का एक पार्ट होता है। जिसके बाद बोरिस आज़ाद हो जाता है और वो तुरंत ही एक कमरे में जाता है जहाँ पे ढेर सारे हथियार होते हैं। और अब बोरिस वहाँ रखी एक बड़ी सी बंदूक उठा लेता है, जिसे लेकर के वो बाहर चला जाता है। तभी बाहर ढेर सारे सोल्जर्स उसे रोकने के लिए खड़े होते हैं। और अब बोरिस बचने के लिए उस बंदूक से उस जेल की दीवार पे एक बड़ा सा होल बना देता है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बोरिस को आज़ाद करने आई थी। वो भी अंतरिक्ष में खिंचने लगती है, पर बोरिस उसे रोकने के बजाय उसे अंतरिक्ष में छोड़ देता है। जिसके बाद हमें उसी जेल में एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम ओबेडिया प्राइस होता है। और वो बोरिस से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ से ले जाने का वादा किया था, पर बोरिस उसे धोखा देता है और उसे वहीं पे मार देता है। जिसके बाद बोरिस चांद पर से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हम जे और के को देखते हैं, जो कि एक एलियन स्पेसशिप की छानबीन कर रहे थे। और अब ये स्पेसशिप किसकी है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और हमें MIB के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एजेंट Z की अब मौत हो चुकी है। जिसके जगह पे अब हमें एजेंट O को दिखाया जाता है और वो सभी लोग एजेंट Z को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं। तभी के उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पे कुछ शब्द बोलता है। और अब अगले ही सीन में हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है और उस शॉप के अंदर बोरिस आता है। और बोरिस उस शॉप के ओनर से बोलता है कि मुझे टाइम ट्रेवल डिवाइस चाहिए जिससे कि मैं पास्ट में जा सकूं। अब दोस्तों, इस शॉप का ओनर कोई और नहीं बल्कि ओबेडिया प्राइस का बेटा होता है, जिसका नाम होता है जेफरी प्राइस। जिस पर जेफरी बोरिस से सवाल करता है कि क्या तुम मेरे डैड से मिले हो। और अब ये बात सुन करके बोरिस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अब जेफरी तुरंत ही वो टाइम ट्रेवल डिवाइस बोरिस को दे देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हमें जे और के को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एक कंप्लेन होती है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का मालिक अवैध तरीके से एलियंस को खिलाया करता था। और अब छानबीन के दौरान जे और के को एक अजीब सा कीड़ा मिलता है, जिसे देख करके के समझ जाता है कि बोरिस जेल से आज़ाद हो चुका है और वो यहाँ आने वाला है, कि ये कीड़ा कोई और नहीं बल्कि बोरिस खाता था। इसके बाद जे और के बोरिस का इंतजार करते हुए रेस्टोरेंट में ही बैठ जाते हैं। तभी जे और के को आसपास के लोगों पर शक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग एलियंस होते हैं, जो कि देखते ही देखते उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब के इन लोगों से लड़ते दौरान रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचता है। तभी वो देखता है कि रेस्टोरेंट के मालिक को
बोरिस ने मार दिया है, जिसके बाद वो बोरिस को ढूंढते हुए छत पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर एक फिश एलियन होती है जो कि जे को मारने के पीछे पड़ जाती है। जे उसका सामना करता है और किसी तरह उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद जे के की तलाश में छत पे निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के छत पर बोरिस होता है जो कि के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पे अचानक जे आ जाता है, जिसके बाद जे और के किसी तरह बोरिस से बचते हुए रेस्टोरेंट की छत से नीचे गिर जाते हैं, पर रेस्टोरेंट के दरवाजे की वजह से वो लोग बच जाते हैं। जिसके बाद बोरिस के से बोलता है कि तुम असलियत में जिंदा नहीं हो, तुम कब के मर चुके हो। और ये बात सुनकर के वहीं शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो जे को बिना कुछ बताए वहाँ से अपने घर चला जाता है। और अब जे को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद वो सब कुछ जानने के लिए तुरंत ही MIB हेडक्वार्टर पहुँचता है और वहाँ की कंप्यूटर फाइल में बोरिस के बारे में सब कुछ पता करने लगता है। और अब कंप्यूटर की फाइल से जे को पता चलता है कि 1969 में बोरिस ने बहुत सारे एलियंस और इंसानों को मारा था। उनमें से एक एलियन जिसका नाम रोमन था, उसे बोरिस ने 15 जुलाई 1969 को मारा था। जिसके बाद के ने बोरिस को 16 जुलाई 1969 को केन कैनावरल में पकड़ लिया था और उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और उसी दौरान बोरिस का एक हाथ भी कट गया था, जिसकी वजह से अब बोरिस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। इसीलिए वो जेल से छूट करके तुरंत ही जेफरी द्वारा दिए गए डिवाइस के जरिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा करके उसने के को मार दिया। पर इसके बारे में जे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे एजेंट ओ आ जाती है। अभी जे एजेंट ओ से के बारे में कुछ पूछता है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस पे जे को समझ में आता है कि के और ओ काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। अब ये लोग एक जैसे क्यों हैं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब अगले ही सीन में हमें के को दिखाया जाता है, जो कि जे के पास फ़ोन लगाता है और उससे बात करता है। के जे को बताता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानते। और अब जे को के की बात बहुत अजीब लगती है और वो उससे सब कुछ सही सही पूछता है, पर के कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है। इसके बाद के अपने ही घर में रखी एक गन को ले आता है और जैसे ही वो कुर्सी पे बैठ करके उस गन को ट्रिगर करता है, अचानक से ही के गायब हो जाता है और सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे के ने अपने उस बंदूक के जरिए पूरी रियलिटी को बदल दिया था। जिसके बाद अब अगले ही दिन जे के रूम में पहुँचता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तभी वहाँ पे एक लेडी दरवाज़ा खोलती है और अब रियलिटी के बदल जाने के कारण वहाँ पे कोई और रह रहा था। और अब ये सब कुछ देख करके जे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी जे उस कमरे में खड़ी एक बच्ची के हाथ से चॉकलेट मिल्क शेक लेकर के पी लेता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जे तुरंत ही ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके भी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई भी के को नहीं जानता था। जिसके बाद उसे लगता है कि ऑफिस के लोग भी मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद जे तुरंत ही एजेंट के को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है। तभी वहाँ पे एजेंट ओ आ जाती है और उसे अपने साथ अपने कैबिन में ले जाती है। पर कैबिन में जाने से पहले जे अपने एक स्टाफ मेंबर से चॉकलेट मिल्क शेक लाने को बोलता है। जिसके बाद वो ओ के कैबिन में चला जाता है और वहाँ पे वो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ओ बताती है कि के नाम का कोई भी ऑफिसर हमारे टीम में नहीं है। सुनकर के जे को बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है। जिसके बाद वो ओ से सवाल करता है कि हम दोनों एक ही टीम में थे और हम दोनों एक ही साथ रहा करते थे और अभी कल तक के हमारे साथ ही था, पर आज वो कहाँ अचानक गायब हो गया। पर ओ को जे की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। तभी जे ओ को के बारे में कुछ ऐसी बात बताता है जो कि केवल वही जानता था, जिसे सुन करके ओ को उसकी बातों में कुछ सच्चाई पता चलती है। तभी वहाँ पे ऑफिस का स्टाफ मेंबर चॉकलेट मिल्क शेक लाता है और जब ओ जे को चॉकलेट मिल्क शेक पीता देखती है तब उसे कुछ शक होता है। जिसके बाद ओ जे को बताती है कि तुम्हारे चॉकलेट मिल्क शेक पीने की वजह से मुझे पता चलता है कि तुम अपने टाइमलाइन से भटक गए हो, इसीलिए तुम्हें चॉकलेट मिल्क शेक पीने की तलब लग रही है। पर जे को ओ की बात कुछ भी समझ में नहीं आती है, जिस पे ओ का कहना होता है कि जब भी कोई इंसान में सफ़र करता है तब उसे चॉकलेट मिल्क शेक पीने की तलब लगती है। जिसके बाद वो जे को लेकर के एक कंप्यूटर के पास जाती है और उसे के की एक फाइल दिखाती है, जिसे देखने के बाद जे को पता चलता है कि के को मरे हुए 40 साल हो चुके हैं और बोरिस ने
16 जुलाई 1969 को केप कैनावरल में के को मार डाला। पर ये सब कुछ देख करके जे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जे ने उससे कल ही बात की थी और कल तक वो उसके साथ था। जिस पर वो बताती है कि शायद बोरिस ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर के को मार डाला है। इसके बाद वो ओबेडिया प्राइस के बारे में जे को बताती है कि उसका बेटा यहीं पृथ्वी पर है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक उन्हें अलार्म सुनाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बोगलेडाइट एलियन हमला कर देते हैं। क्योंकि बोरिस ने टाइम ट्रेवल करके के को मार डाला, जिसकी वजह से बोरिस नहीं मरा है। और यही कारण था कि आज 40 साल बाद भी बोरिस के प्लेनेट के बहुत सारे लोग जिंदा थे। और अब ये देख करके जे ओ से बोलता है कि हमें पृथ्वी पे सुरक्षा जाल बिछा देना चाहिए, जो कि के ने बनाया था। जिस पर ओ का कहना होता है कि के को मरे 40 साल हो चुके हैं। जिस पे जे समझ जाता है कि अगर के नहीं रहेगा तो सुरक्षा जाल भी नहीं होगा, जिसकी वजह से अब पृथ्वी खतरे में होती है। इसीलिए वो तुरंत ही ओबेडिया प्राइस के बेटे जेफरी के पास पहुंचता है और वो बोरिस के बारे में जानकारी जुटाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि बोरिस 16 जुलाई 1969 में गया है। जिसके बाद जे जेफरी से बोलता है कि वो भी उसे टाइम में वापस भेज दे, ताकि वहां पहुंच करके वो के को बचा सके। जिसके लिए जेफरी तुरंत ही मान जाता है और जे के कहने के मुताबिक जेफरी उसे 15 जुलाई 1969 में भेजता है, ताकि वो एक दिन पहले वहां पहुंच करके उसे मार सके। जिसके बाद जेफरी जे को लेकर के बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पे जाता है और वहां से छलांग लगाने को बोलता है, ताकि वो समय में पीछे पहुंच जाए। और अब कूदने से पहले जे को जेफरी से एक सवाल पूछना था, जिस पर वो पूछता है कि मेरे अलावा और किसी को याद क्यों नहीं कि के कौन है। जिस पर जेफरी का कहना होता है कि इसका मतलब तुम भी वहाँ पे थे। पर जे को उसकी बात समझ में नहीं आती है और अब वो तुरंत ही कूदने को बोलता है, क्योंकि वहाँ पर बोगलेडाइट एलियन जे को समय में पीछे जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर इससे पहले कि जे वहाँ से कूद जाता है और देखते ही देखते वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुँच जाता है। और अब वहाँ पहुँचने के बाद वो तुरंत ही बाहर आता है और किसी की गाड़ी चुरा करके वहाँ से तुरंत ही एक पार्क में पहुँचता है, जिसका नाम कोनी आइलैंड होता है। क्योंकि जे ने के मरने से पहले कंप्यूटर में जो फाइल देखी थी उसमें बताया गया था कि 15 जुलाई 1969 को बोरिस ने किसी रोमन नाम के आदमी को मारा था। इसीलिए जे वहाँ पे पहुँच करके उसका इंतजार करने लगता है। और अब अगले ही सीन में हमें बोरिस को दिखाया जाता है, जो कि रोमन के पास पहुँचता है और वो उससे कुछ आर्कनेट के बारे में पूछता है। पर रोमन का कहना होता है कि उसे आर्कनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से बोरिस उसे वहीं मार देता है। और अब उसको मरता देख वहाँ पे पार्क में सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से जे बोरिस की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। और अब जे बोरिस की ओर निशाना लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक के आ जाता है। और अब जे के को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इससे पहले कि जे उससे कुछ बता पाता कि एक स्टंगन से जे को बेहोश कर देता है और वहाँ से लेकर के वो MIB ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद जे जब होश में आता है तब वो के को देखता है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यंग था। जिस पर के जे से सवाल करता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ें कहाँ से आई, क्योंकि जे के पास MIB के काफ़ी ज़्यादा गैजेट थे। जिस पर जे के से तुरंत ही झूठ बोलने लगता है, पर के को उसके ऊपर शक होता है। और अब के एक आंखों की जांच के बहाने जे को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पे एक मशीन होती है, जो कि याददाश्त भुलाने वाली एक बड़ी नेबुलाइजर होती है। इसके बाद जे के को बताता है कि ये याददाश्त भुलाने वाली मशीन है। और अब जे के से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी याददाश्त ना मिटाए, पर के जे की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे मशीन में डाल करके मशीन स्टार्ट कर देता है। और अब जैसे ही उसकी याददाश्त जाने वाली होती है, जे के को कुछ ऐसी बात बताता है जिसकी वजह से कि वो मशीन बंद कर देता है और उसकी याददाश्त वापस नहीं जाती है। जिसके बाद जे के को बताता है कि बोरिस से आज उसने कोनी आइलैंड पर उसे मारने से रोक दिया, वो आज से 40 साल बाद टाइम ट्रेवल करके 16 जुलाई 1969 को तुमको मार देगा। जिस पर के जे से सवाल करता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। जिस पर के बताता है कि वो MIB का एक एजेंट है, पर यहाँ पे नहीं भविष्य में, और वो दोनों एक साथ काम करते हैं। और अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद जे को भी भरोसा हो जाता है और वो उसे लेकर के बाहर आता है। और अब बाहर आने के बाद के जे को लेकर के एक जगह पे पहुंचता है जहां पे पहले से ही 2 एलियन होते हैं। वहां पहुंच करके के उनसे सवाल करता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। वो दोनों एलियन अपने बॉस से मिलने से उसे रोकने लगते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को वहीं पे रोक करके
उसके बॉस से मिलने अकेले ही अंदर चला जाता है और वहाँ पहुँच करके के देखता है कि बोरिस ने उसे भी मार डाला है और अब ये एलियन भी उसी ग्रह का था जहाँ से रोमन आया था। इसके बाद अब उन्हें यहाँ पर एक क्लू मिलता है जिसकी वजह से के को समझ में आ जाता है कि जे सही कह रहा है। और अब बाहर आने के बाद के जे से सवाल करता है कि तुम भविष्य से हो और तुम क्या कुछ ऐसा जानते हो जिसके जरिए हम पता कर सके कि इस वक्त बोरिस कहाँ पर है। जिस पर जे का कहना होता है कि आखिरी बार मैंने जो फाइल देखी थी उसमें किसी फैक्ट्री का जिक्र था। और अब ये सुनने के बाद के अपनी छानबीन चालू कर देता है और कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री नाम की एक जगह है। और वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा एलियन होते हैं और वहाँ सभी पार्टी कर रहे होते हैं। और अब वहाँ पहुँचने के बाद के एक आदमी से मिलता है जो कि MIB का एक सीक्रेट एजेंट होता है और वो उसे किनारे ले जा कर के बोरिस के बारे में पूछने लगता है। इस पर उस आदमी का कहना होता है कि वो नहीं जानता कि कहाँ पर है बोरिस। वहीं हम बाहर जे को देखते हैं जो कि किसी ग्रिफिन नाम के बंदे से बात कर रहा था जो कि एक एलियन था जिसके अंदर भविष्य को देखने की शक्ति थी। जिसके बाद ग्रिफिन बताता है कि बोरिस यहाँ पे जल्द ही पहुँच जाएगा और वहाँ पे पहुँच करके वो उसे मारने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पे के आ जाता है और वो भी ग्रिफिन से बात करने लगता है जिस पे ग्रिफिन का कहना होता है कि हमें कम से कम बात करनी चाहिए क्योंकि बोरिस यहाँ पे आने वाला है। और अब देखते ही देखते बोरिस वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे सभी के ऊपर हमला कर देता है। और अब जे और के उसे पकड़ने के लिए भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। और अब वो दोनों बोरिस का काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं पर वो उन्हें चकमा दे करके निकल जाता है। वहीं अब के जे से सवाल करता है कि ग्रिफिन से तुम्हारी क्या बातचीत हुई और उसने तुमसे क्या कहा। इस पर जे बताता है कि ग्रिफिन ने उसे कहा कि वो मैच में होगा और उसके पास कोई सरप्राइज है तुम्हें देने के लिए। जिसके बाद के और जे एक रेस्टोरेंट में पैटीज खा रहे होते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि इस साल का सबसे बड़ा बेसबॉल का मैच होना बाकी है। इससे अब जे को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो लोग वहां से निकल करके तुरंत ही स्टेडियम में पहुंचते हैं जहां पे बेसबॉल का मैच होने वाला था पर ये मैच कल होने वाला था। और वहां पहुंच करके वो देखते हैं कि ग्रिफिन वहीं पे होता है। और अब वो जब ग्रिफिन के पास पहुंचते हैं और जैसे ही ग्रिफिन उन दोनों के कंधों पे हाथ रखता है उन्हें भविष्य में होने वाला बेसबॉल का मैच दिखाई देने लगता है। और अब भविष्य की झलक देखने के बाद वो दोनों ग्रिफिन से बात करने लगते हैं। इसकी वजह से वो दोनों ये नहीं देख पाते कि बोरिस वहाँ पहुँच चुका है और देखते ही देखते वो ग्रिफिन को अगवा कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद अब के तुरंत ही अपनी गाड़ी के अंदर से एक बेहतरीन बाइक निकालता है जो कि एक पहिए पे चलती थी। इसके बाद वो तुरंत ही बोरिस का पीछा करने लगते हैं। और अब बोरिस अपने हाथ से उसी कीड़े को बाहर निकालता है और वो ग्रिफिन के गले में लटके एक लॉकेट को जो कि एक बॉक्स के आकार का होता है उसे वापस ले लेता है। अब दोस्तों बोरिस जिस आर्कनेट को ढूंढ रहा था वो यही होता है जो कि ग्रिफिन के पास था। और दोस्तों ये आर्कनेट कुछ और नहीं बल्कि वही सुरक्षा कवच है जो कि के ने पृथ्वी के चारों तरफ लगाया था ताकि वो ब्लॉगलोडाइट एलियन के हमले से बच सके। जिसके बाद अब जे और के उसका ध्यान भटका करके ग्रिफिन को बचा लेते हैं। और अब बचने के बाद ग्रिफिन बताता है कि बोरिस जो ले गया वो नकली आर्कनेट है। जिसके बाद ग्रिफिन असली आर्कनेट निकालता है जो कि एक गोल घड़ी आकार का होता है। और तब ग्रिफिन अपने सर से अपनी टोपी हटाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिफिन अपने दिमाग की शक्ति के जरिए उस आर्कनेट को एक्टिवेट कर देता है और वो बताता है कि ये आने वाले समय में तुम्हें एलियन के सारे हमलों से बचाएगा। पर अब के का ये सवाल होता है कि हमें इसे पृथ्वी के बाहर कैसे ले जाना होगा। और तभी के की नज़र वहाँ पे एक पोस्टर पे पड़ती है जो कि मिशन चंद्रयान का होता है। अब दोस्तों ये वही दिन होता है जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पे उतरने वाले होते हैं। और अब के को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसे इस आर्कनेट को किसी भी तरह उस रॉकेट पे रखना होगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बोरिस को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को खोलता है पर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है जो देख करके बोरिस गुस्से से पागल हो जाता है। और तभी वहाँ पे भविष्य से आया बोरिस भी आ जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है क्योंकि उसकी पास्ट में की गई गलतियों के कारण ही भविष्य में उसे 40 साल जेल में गुजारना पड़ा और उसका एक हाथ भी कट गया। और अब हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जे के और ग्रिफिन MIB के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच करके एक एलियन जेटपैक के जरिए केप कैनावरल के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अगली सुबह ही केप कैनावरल पहुंच जाते हैं जहां पे वो चंद्रयान अब टेक ऑफ होने ही वाला था। और
और अब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन लोगों को रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये कोई अनजान है जो कि चंद्रयान को नुकसान पहुँचाने आए हैं। और अब ये देख करके जे तुरंत ही नेबुलाइजर निकाल लेता है उनकी याददाश्त मिटाने के लिए, पर तभी ग्रिफिन रोक देता है क्योंकि उसने भविष्य के विजन देख लिए थे और वो जे को बताता है कि हमें सच बोलना है। जिस पर अब के आगे बढ़ता है और वो उन सोल्जर को बताता है कि हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हमें उस चंद्रयान के ऊपर रखना है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह पृथ्वी की रक्षा करेगा। और अब ये सब कुछ सुन करके सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें अरेस्ट करके एक बड़े ऑफिसर के पास ले जाते हैं, जो कि उन्हें सवाल करता है कि तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो। जिस पर अब के एक बार फिर आगे बढ़ता है और वो उस ऑफिसर से बताता है कि मेरा ये दोस्त भविष्य से आया है मुझे बचाने के लिए और ये डिवाइस मुझे चंद्रयान के ऊपर रखना ही होगा। और अब ये सुन करके वो ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें जेल में डालने की इजाज़त दे देता है। और तभी ग्रिफिन उसके कंधे पे हाथ रखता है और भविष्य की विजन दिखाता है। और अब ये देखने के बाद ऑफिसर अचानक ही उन सोल्जर्स को वापस जाने के लिए बोल देता है और उन सभी को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सोल्जर उन्हें छोड़ देते हैं। और अब वो ऑफिसर उन लोगों को लेकर के यान के पास आ जाता है और उन दोनों को ऊपर जाने देता है। और अब जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं भविष्य से आया बोरिस उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसको अब जे रोकने की कोशिश करता है। वहीं के आगे बढ़ करके उस आर्कनेट को यान के ऊपर रखने की कोशिश करता है। तभी पास्ट वाला बोरिस भी वहां आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं अब चंद्रयान टेक ऑफ होने ही वाला था जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी। वहीं दूसरी तरफ भविष्य वाला बोरिस के को मारने की कोशिश करता है, पर तभी जे आकर के उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से बोरिस गुस्से में जे को उठा करके नीचे फेंक देता है। पर वो एक रस्सी के जरिए वहां से बच जाता है। वो फिर से के को मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी जे उसे जानवर बोरिस कह के बुलाता है। और अब ये सुन करके बोरिस को गुस्सा आ जाता है और अब बोरिस जे के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें जे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। पर जैसे ही जे बोरिस के पास पहुंचता है वो उसे लेकर के नीचे कूद जाता है और जब वो नीचे गिर रहा होता है वो उस टाइम डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे समय 30 सेकंड पीछे हो जाता है। जिसके बाद अब वही चीज़ दोबारा दोहराई जाती है और जैसे ही बोरिस जे के ऊपर हमला करता है वो उसके सारे हमलों से बच जाता है और उसके पास पहुँच जाता है और वो बोरिस को एक पंच मार करके नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से भविष्य से आया बोरिस नीचे गिर करके मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम के को देखते हैं जो कि पास्ट वाले बोरिस से लड़ रहा होता है और अब लड़ाई के दौरान ही पास्ट वाले बोरिस के हाथ आर्कनेट लग जाता है और अब वो के सामने ही होता है। और अब ये देख करके के तुरंत ही पास पड़ी बंदूक से ही गोली चला देता है, जिसकी वजह से पास्ट वाला बोरिस भी मारा जाता है। जिसके बाद के तुरंत ही आगे बढ़ करके वो आर्कनेट उठा लेता है और उसे तुरंत ही चंद्रयान के ऊपर रख देता है। और अब जे और के वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं क्योंकि यान स्टार्ट होने वाला था। जिसके बाद के एक एलिवेटर के जरिए वहाँ से नीचे आ जाता है। नीचे आने पर उसे वही ऑफिसर मिलता है और वो पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, जिस पर के बताता है कि वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। वहीं दूसरी तरफ हम भविष्य से आए बोरिस को देखते हैं जो कि अभी जिंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जे को दिखाया जाता है जो कि दूसरी एलिवेटर के जरिए वो भी नीचे आ जाता है और पास ही लगे कुछ पेड़ों के पीछे ही छुपा रहता है। और अब देखते ही देखते वो यान पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और उसकी तेज आग की लपटों की वजह से भविष्य से आया बोरिस वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो यान पृथ्वी से निकल करके अंतरिक्ष में चला जाता है और वो आर्कनेट जो कि उस यान पे लगा था वो जैसे ही वहाँ से अलग होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और पूरी पृथ्वी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है। वहीं दूसरी तरफ के उस ऑफिसर से MIB में शामिल होने की बात करने लगता है। वहीं जे पेड़ के पीछे छुप करके ये सब कुछ सुन रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पे पास्ट वाला बोरिस आ जाता है क्योंकि ये भी अभी मरा नहीं था और वो देखते ही देखते के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी ऑफिसर उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो उसकी मौत वहीं हो जाती है। ये सब कुछ देख करके जे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब पास्ट वाला बोरिस कहता है कि आगे बढ़ो और मुझे गिरफ्तार करो, पर के इस बार उसे गिरफ्तार करने के बजाय वहीं पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से पास्ट वाला बोरिस अब पूरी तरह से मर जाता है। और अब उस ऑफिसर के मरने की वजह से के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि जिसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वहाँ पे खड़ी गाड़ी के अंदर से एक छोटा बच्चा बाहर आता है
कि कोई और नहीं बल्कि इसी ऑफिसर का बेटा था। और यहाँ पे एक सीक्रेट ट्विस्ट रिवील होता है, क्योंकि दोस्तों ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि जे होता है। जिसके बाद वो बाहर आकर के के से सवाल करता है कि उसके पापा कहाँ पर है, जिस पर के बताता है कि वो किसी खास मकसद से बाहर गए हैं और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने उसे भेजा है। और अब के उस छोटे बच्चे के पास एक घड़ी को देखता है जिसमें रॉकेट लॉन्च का टाइम सेट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे ही सेम घड़ी भविष्य वाले जे के पास भी होती है। और ये देख करके उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जे खुद है। पर अब वो बच्चा अपने पिता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगता है। और अब कोई चारा ना होने पर के उसकी याददाश्त को नेबुलाइजर के जरिए मिटा देता है। और अब ये सब कुछ देख करके भविष्य से आया जे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद अब जे अगले ही सीन में वापस अपने भविष्य में आ जाता है। जिसके बाद के वहीं उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहां पहुंच करके जे को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो देखता है कि सब कुछ अब पहले जैसा हो गया। और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों आई होप आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पर मूवी में ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आप जानना चाहेंगे। जैसे कि एक समय पर बोरिस जब पहली बार के से मिलता है तो वो उसे बताता है कि तुम पहले ही मर चुके हो। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह होती है कि अगर के पहले ही मर चुका है तो बोरिस इस समय प्रेजेंट समय में के से कैसे मिल पा रहा है। जिसमें मेरा मानना यह है कि बोरिस ने पहले यहाँ पे के को ये बात बोली, जिसके बाद वो पास्ट में जाकर के उसे मार दिया। जिसका अंदाज़ा आप गन वाले उस सीन से लगा सकते हैं जिसमें के जैसे ही वो गन चलाता है वो उसकी रियलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो कि जे ने जेफरी से पूछा था कि मेरे अलावा किसी को याद क्यों नहीं कि के कौन है, जिस पे जेफरी ने जवाब दिया था कि इसका मतलब तुम उस हादसे वाली जगह पे मौजूद थे। अब दोस्तों यहाँ पे जेफरी सीधे फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा होता है, जहाँ पे अब जे फ्यूचर में जाएगा तो उसके साथ जो भी घटना घटेगी वो उसे पहले से ही याद होगा। अब दोस्तों ये यहाँ पे एक पैराडॉक्स की तरह है जहाँ पे फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो बोरिस से मिलने के बाद के का बर्ताव अचानक ही बदल जाता है। क्योंकि जब बोरिस ने टाइम ट्रेवल करके के को मारा तो एक नई रियलिटी जन्म ली, जिसमें कि हमने इस मूवी के माध्यम से आखिरी में देखा कि कैसे के की जगह पर जे के पिता की मृत्यु हो गई। और यही कारण था कि के का बर्ताव अचानक ही बदल गया था, क्योंकि उसे नई टाइमलाइन की सारी बातें याद आने लगी थी, जो कि एक डेजावू की तरह था। जैसा कि कभी हमारे साथ घटता है, अचानक हम किसी जगह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले भी देख रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वहीं दोस्तों मेरी अगली वीडियो डार्क सीरीज़ पर होगी, जिसके टोटल 3 सीजन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों ये मेरी पहली सीरीज एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी मेहनत काबिल तारीफ़ लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।